नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों की खबर। मैं हूं सुमित अवस्थी। आज शुरुआत करते हैं पाकिस्तान से। वो पाकिस्तान जो बढ़ते कर्ज से परेशान है, भूख से बेहाल है और आतंकियों को पनाह देकर दुनिया भर में बदनाम है। वो पाकिस्तान जो अपनी हर नाकामी के लिए भारत पर निशाना साधता रहा, वो अचानक से भारत के साथ रिश्ते सुधारने की बातें कर रहा है। आतंकवाद का पर्याय बन चुका पाकिस्तान अब अमन और शांति के लिए आतंकी हमले और बीती बातें भूलने की गुहार लगा रहा है। क्या है पाकिस्तान की बदली रणनीति की वजह? क्यों वो पीएम मोदी को बुलाकर रिश्ते सुधारने की बात कर रहा है? खबरों की खबर में आज हम इसी मुद्दे पर खास तवज्जो डालने वाले हैं। आखिरकार पाकिस्तान के सुर अचानक क्यों बदल गए हैं? हमारी आज की पहली और लीड स्टोरी यही है, नवाज अचानक क्यों हुए शरीफ। नवाज शरीफ वहां की सत्तारूढ़ पार्टी के सर्वा हैं और वो अब पीएम मोदी के साथ मिलकर बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शांति और सद्भावना की बातें कर रहे हैं। क्यों नवाज शरीफ अचानक इतने शरीफ हो गए हैं? विदेश मंत्री एस जयशंकर पाकिस्तान पे थे, इस्लामाबाद गए थे एससीओ की समिट में हिस्सा लेने के लिए। उनके निकलने के बाद जो तेवर और जो बोल निकल कर आए नवाज शरीफ के, वो इसी पर और इशारा कर रहे हैं कि वो चाहते हैं कि दोनों मुल्क अब आमने सामने बैठें, बातचीत करें और एक दूसरे के साथ संबंधों को सुधारें। पर क्या इस पाकिस्तान पर भरोसा किया जा सकता है? क्योंकि भारत ने जब जब भरोसा किया है तब तब हमारा ही नुकसान हुआ है। हमारी आज की दूसरी बड़ी खबर जिस पर हमारी खास तवज्जो होगी वो है सलमान खान को मिली एक और बड़ी धमकी के साथ। जी हाँ, भाईजान के नाम से मशहूर हैं, सुपरस्टार है हिंदी फिल्मों के। दबंग जैसी सफल फिल्में देने वाले सलमान खान की मुश्किलें क्यों बढ़ रही हैं? क्यों कोई व्यक्ति यानी लॉरेंस बिश्नोई दबंग के साथ दबंगई करना चाहता है? बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 6 दिन के बाद फिर धमकी मिली है सलमान खान को जान से मारने की। ये सिर्फ 6 दिन के भीतर हो रहा है। इस खबर पर भी नजर रहेगी। तो आज इन दोनों खबरों पर हम बारी बारी से बातचीत करेंगे, अपनी नजरें डालेंगे। लेकिन शुरुआत करना चाहते हैं जो पाकिस्तान में हो रहा है उसके साथ, और पाकिस्तान जिस तरीके से भारत के साथ दोस्ती की बातें कर रहा है उन खबरों के साथ। भारत और पाकिस्तान दो ऐसे मुल्क हैं जो लगभग एक साथ अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुए। और टेक्निकली देखें तो पाकिस्तान तो एक दिन पहले गुलामी की बेड़ियों से निकल आया था, जबकि भारत तो 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। पाकिस्तान 14 अगस्त को ही हो गया था। इसके बावजूद बीते 75 सालों के इतिहास को खंगालने को अगर कहा जाए तो आप मानेंगे कि भारत आज कहां आ चुका है और पाकिस्तान किस हालत में है। आगे बुलेटिन में आपको आज बहुत से तथ्य, आंकड़े और तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे ताज़ा अपडेट के साथ और उसके विश्लेषण के साथ। करगिल जंग के वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे और वर्तमान में पाकिस्तान की सत्तारूढ़ पार्टी PMLN के सर्वेसर्वा नवाज शरीफ ने सार्वजनिक तौर पर भारत से रिश्ते सुधारने की वकालत की है। एससीओ समिट के लिए हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर इस्लामाबाद के दौरे पर थे। उसके बाद भारतीय पत्रकारों से नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई और ये मुलाकात काफ़ी शराफत भरी बातों के साथ हुई। नवाज शरीफ ने कहा, एस जयशंकर का दौरा एक नई शुरुआत है। इस शांति प्रक्रिया को अब रुकना नहीं चाहिए। अपने पड़ोसियों को हम नहीं बदल सकते हैं, हमें अच्छे पड़ोसियों की तरह रहना चाहिए। हमने 75 साल गंवा दिए हैं, अब अगले 75 सालों के बारे में हमको सोचना चाहिए। पहले ऐसी चीज़ें हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। भारत पाकिस्तान के बीच कारोबार फिर से शुरू होना चाहिए। भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट फिर से शुरू हो। इमरान खान की वजह से भारत से रिश्ते और ज़्यादा ख़राब हुए, यानी अभी जो भारत पाकिस्तान के रिश्तों में कड़वाहट है उसकी बहुत बड़ी वजह नवाज शरीफ ने इमरान खान की पार्टी को ठहराया है। नवाज शरीफ के साथ जिन भारतीय खबर रफीसों ने गुफ्तगू की, नवाज शरीफ के साथ जिन लोगों ने आज बातचीत की, जो पत्रकार उनके साथ थे, उसमें हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह भी मौजूद थे। ये वो मुलाकात की तस्वीरें हैं जब इंडियन जर्नलिस्ट के साथ नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज शरीफ ने मुलाकात की। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह भी उस मीटिंग में थे। भारतीय टीम की तरफ से वो कवर कर रहे थे विदेश मंत्री के इस दौरे को। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं उमा शंकर सिंह की और फिर आगे की बात करते हैं।
इस्लामाबाद में एससीओ कवरेज करने के बाद लाहौर से निकलते निकलते हमारी पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ से मुलाकात हुई। मरियम नवाज़ से भी मुलाकात हुई। नवाज़ शरीफ ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में बेहतरी होनी चाहिए। जहां पहले थ्रेड छोड़ा गया था, शुरुआत वहां से होनी चाहिए। उन्होंने इस बात को ख़ास तौर पे कहा कि एससीओ की जो शुरुआत है अच्छी शुरुआत है और बात इससे आगे जानी चाहिए। और उन्होंने ख़ास तौर पे इस बात का जिक्र किया कि पास्ट को भूलकर आगे की देखनी चाहिए। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जिन मुद्दों की वजह से बात अटकी पड़ी है उन मुद्दों के डिटेल में अगर जाएं, चाहे वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो आतंकवाद की बात हो, तो उन्होंने कहा कि पीछे बहुत गिले शिकवे हैं और हमें इस गिले शिकवे में 70 साल बीत गए हैं, लेकिन अब जो है आगे देखने की बात है। नवाज शरीफ पाकिस्तान के उन गिने चुने नेताओं में से रहे हैं जो भारत के साथ संबंधों को सामान्य बनाए रखने के लिए कई बार पैरोकारी अपनी तरफ से करते रहे हैं। लेकिन शरीफ साहब इस बार जो शराफत का जामा पहनकर दोस्ती का हाथ भारत की तरफ बढ़ा रहे हैं, उस पर नई दिल्ली बहुत ही संभल कर चलना चाहता है। क्योंकि अतीत में देखा गया कि भारत ने जब जब पाकिस्तान की इन चिकनी चुपड़ी बातों पर भरोसा किया तो भारत को ज्यादातर धोखा मिला है। दरअसल पाकिस्तानी फौज की दखलंदाजी के कारण वहां की चुनी सरकारें कहती कुछ हैं और करती कुछ और ही है। यानी पाकिस्तान की कथनी और करनी में हमेशा बहुत फर्क रहा है। इतिहास में ऐसे कई साक्ष्य मौजूद हैं जो बताते हैं कि भारत ने जब जब पाकिस्तान से संबंध सुधारने की कोशिश की तब तब भारत की पीठ पर छुरा ही घोंपा गया। पाकिस्तान के अलग अलग मुल्क बनने से लेकर शिमला समझौता और फिर लाहौर समझौते तक भारत को हमेशा सिर्फ धोखा और दगाबाजी ही पाकिस्तान से मिली है। पाकिस्तान पर भरोसा करने से क्यों भारत को डर लगता है, उसके लिए आपको थोड़ा पीछे लिए चलते हैं। 75 सालों के हम महज 7 उदाहरण आपको दिखा रहे हैं जिससे आपको समझ जाएंगे कि भारत पाकिस्तान पर क्यों भरोसा नहीं करता है। सबसे पहला धोखा जब भारत को मिला 1947 में, अलग मुल्क बनते ही कश्मीर पर कब्जे के लिए कबायलियों को पाकिस्तान ने भेज दिया था। 1958 में दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए। 1965 में जम्मू कश्मीर पर उसने हमला कर दिया। तीसरा धोखा अगर बात किया जाए जो पाकिस्तान की तरफ से हमको मिला वो 1971 में था। पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, तब भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया और पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश को बनाने में मदद की थी। चौथा धोखा कब मिला? 1999 में जब अटल बिहारी वाजपेयी ने रिश्ते सुधारने की पहल की। वाजपेयी जी बस लेकर लाहौर पहुंचे, नवाज शरीफ को गले लगा लिया, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद पाकिस्तान ने करगिल में जंग छेड़ दी। पांचवा धोखा 2001 में मिला। परवेज मुशर्रफ को भारत आने का न्योता मिला। वो आगरा आए समिट के लिए, अटल बिहारी वाजपेयी से मिले और कुछ ही महीनों के बाद संसद पर पाकिस्तान के आतंकियों ने हमला बोल दिया। छठा धोखा मिला 2008 में। मनमोहन सिंह की सरकार थी, उन्होंने भी रिश्ते सुधारने की कोशिश की, लेकिन 26 नवंबर 2008 को मुंबई में पाकिस्तानी आतंकियों ने जो कोहरा मचाया वो किसी से छुपा नहीं है। सातवां धोखा 2015 की बात है। प्रधानमंत्री मोदी थे, पाकिस्तान से रिश्ते सुधारने की पहल की। काबुल से लौटते हुए पीएम मोदी पाकिस्तान गए, वहां नवाज शरीफ के घर में एक उनके निजी समारोह में शिरकत भी की। लेकिन 2016 में पठानकोट के वायुसेना एयरबेस पर आतंकियों ने हमला कर दिया। ये सब आतंकी पाकिस्तानी थे। आतंक को पनाह देने वाले पाकिस्तान आज की तारीख में एक से बढ़कर एक मुसीबतों से इस वक्त घिरा हुआ है। शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब पाकिस्तान में सियासी अस्थिरता ना देखी गई हो। 10 अप्रैल 2022 को आपको याद दिलाएं, नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव सफल रहने के बाद प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता छोड़नी पड़ी, जिसके बाद नई सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इसके बाद बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में प्रदर्शन हुए और कई दिनों तक पूरे पाकिस्तान में अफरा तफरी का माहौल रहा। यही हाल पाकिस्तान के बलूचिस्तान और पीओके का है। हाल ही में पाकिस्तान सरकार के अत्याचारों से परेशान होकर लोगों ने पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ विरोध का झंडा बुलंद किया। बलूचिस्तान के लोगों का दमन कोई नई बात पाकिस्तान में नहीं है। वहाँ के लोग इस कदर पाकिस्तानी हुकूमत की बेरहमी से त्रस्त हैं। बलूचों के सबसे बड़े विद्रोही गुट बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने आज़ादी के लिए भारत से समर्थन की मांग की। आतंकवाद को पनाह देने, बलूचिस्तान में लोगों के दमन, फौजी हुकूमत, सत्ता संघर्ष और ज़बरदस्त भ्रष्टाचार के चलते
पाकिस्तान अब कंगाली के रास्ते पर बहुत आगे बढ़ चुका है। पाकिस्तान दुनिया भर से आर्थिक मदद की गुहार लगा रहा है। अब अगर पाकिस्तान के ताज़ा आर्थिक हालात पर नजर डालें तो आपको बहुत आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई आसमान पर है। 1.5 लाख नौकरियों की कटौती वहां कर दी गई है। फंड की कमी के चलते 6 मंत्रालय ही भंग कर दिए गए। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से $7 अरब लोन लेने के बाद कटौती की जा रही है। वित्त वर्ष 2025 के लिए $26.2 अरब का कर्ज लिया हुआ है, जिसको एक साल में चुकाना है। 30.35 अरब का यह कर्ज। 40% से ज्यादा आबादी गरीबी रेखा के नीचे है। 2023-24 की अगर बात करें तो अकेले हमारे LIC का फंड पाकिस्तान की GDP का दुगना हो चुका है। जी हां, लाइफ कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। 2023-24 में LIC का फंड $614.21 बिलियन था। 2023-24 में ही पाकिस्तान की GDP $338.24 बिलियन, यानी LIC के फंड के मुकाबले आधी GDP पाकिस्तान की थी। भारत और पाकिस्तान दोनों देश एक साथ आजाद हुए थे। भारत जहां तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हुए दुनिया में एक अहम स्थान रखता है, वहीं पाकिस्तान बहुत तेजी से पीछे की ओर कह लीजिए या नीचे की ओर कह लीजिए जाता जा रहा है। भारत आज टेक्नोलॉजी और डिजिटल रिवॉल्यूशन में दुनिया के आला देशों में आता है। बड़े बड़े यूरोपियन देश भी भारत से सीखते हैं। हम आपको 2 ग्राफिक्स के साथ समझाने जा रहे हैं कि भारत में इंटरनेट कनेक्टिविटी और रेल कनेक्टिविटी में भारत आज 75 साल के बाद कहां है और पाकिस्तान कहां है। अगर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात की जाए तो वो भारत से बहुत पीछे है। भारत की आबादी 1 अरब 45 करोड़ से ज्यादा है जो इंटरनेट यूजर है। अगर मोबाइल यूजर की बात की जाए तो भारत में 1 अरब 20 लाख लोग मोबाइल यूजर हैं। इंटरनेट यूजर की बात की जाए तो ये 95 करोड़ हैं। भारत में इंटरनेट सबसे सस्ता है, 12 रुपए GB पड़ता है। 10 साल में पृथ्वी चंद्रमा की दूरी से 8 गुना ज्यादा ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा दी गई है। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से ज्यादा है। पाकिस्तान में मोबाइल यूजर 19 करोड़ है। पाकिस्तान में इंटरनेट यूजर 11 करोड़ हैं। पाकिस्तान में आधी से भी कम आबादी के पास इंटरनेट की सुविधा है। भारत पाकिस्तान की अगर रेलवे कनेक्टिविटी की बात की जाए तो कोई पटरी पर है तो कोई बेपटरी दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान में पटरी की लंबाई 1,26,366 किलोमीटर है। 1,26,366 किलोमीटर भारत की पटरी की लंबाई है। पाकिस्तान में जबकि यह 11,881 किलोमीटर ही है। रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो भारत में 7,335 रेलवे स्टेशन है। पाकिस्तान में 488 ही रेलवे स्टेशन है। भारत में अधिकतम रफ्तार की जो ट्रेन है वो 180 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, जबकि पाकिस्तान में 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ही कोई तेज ट्रेन चलती है। बजट की बात की जाए रेलवे की तो भारत के पास 2.62 लाख करोड़ रुपए का बजट है। पाकिस्तान के बजट की कोई सही आंकड़े उपलब्ध ही नहीं है। घाटे की बात की जाए तो घाटे की स्थिति भी पाकिस्तान की भारत के मुकाबले ज़्यादा घाटे में चल रही है। आज दुनिया की टॉप कंपनियों के ज़्यादातर CEO, अगर बात की जाए कि भारत कहाँ खड़ा है और पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, तो कुछ ग्राफिक्स देखिएगा। दुनिया की टॉप मोस्ट जो कंपनीज हैं उनके जो CEO हैं वो भारतीय मूल के लोग हैं, यानी उनका जन्म भारत में हुआ, फिर वो विदेशों में, कोई अमेरिका में तो कोई इंग्लैंड में जाके रहने लगा है। दुनिया भर में मेडिकल प्रोफेशन में भारतीयों का इस वक्त बोलबाला है। तो दुनिया में भारत और पाकिस्तान की पहचान किन लोगों से है, ये विरोधाभासी आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आपको भी बहुत दिलचस्पी इसमें आने वाली है। भारत का नाम अगर किसी ने रोशन किया है तो कुछ नाम देखिए। सुंदर पिचाई जो कि CEO हैं गूगल के। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो हाफिज सईद पाकिस्तान की पहचान बना हुआ है, जो कि लश्कर-ए-तैयबा जो कि आतंकी संगठन है उसका प्रमुख है। भारत की पहचान सत्या नडेला से होती है जो कि माइक्रोसॉफ्ट के CEO हैं। तो पाकिस्तान की पहचान मसूद अजहर से होती है जो जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन को चलाता है और एक वांटेड टेररिस्ट है। अजय बंगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं, भारत की पहचान है। पाकिस्तान की पहचान में आता है सैयद सलाउद्दीन जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का चीफ रहा। भारत की पहचान होती है इंदिरा नूई से, भारतीय महिला जो कि पेप्सिको की CEO रह चुकी हैं। और वही पाकिस्तान की पहचान होती है
ज़कीउर रहमान लखवी से, जो कि मुंबई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड था। भारत की पहचान होती है शांतनु नारायण से, जो एडोबी जैसी कंपनी के सीईओ हैं, भारतीय हैं। और पाकिस्तान में कौन रहता है? तो दाऊद इब्राहिम, जो दुनिया का मोस्ट वांटेड आज की तारीख में क्रिमिनल है, अपराधी है। भारत की पहचान होती है अरविंद कृष्णा से, जो कि सीईओ हैं आईबीएम के। पाकिस्तान की पहचान क्या होती है? ओसामा बिन लादेन जैसे दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी को, जो कि अल कायदा का मुखिया था, उसको अपने घर में उसने पनाह दे रखी थी। अमेरिका ने उसको वहीं मारा था। भारत की पहचान होती है वसंत नरसिम्हन से, जो कि सीईओ हैं नोवार्टिस जैसी बड़ी कंपनी के। पाकिस्तान की पहचान होती है खालिद शेख मोहम्मद से, जो कि पाकिस्तानी आतंकी है और 9/11 हमलों का जो कि मास्टरमाइंड रहा। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कि आज जब नवाज शरीफ बातचीत का न्योता दे रहे हैं, तो क्या भारत को उस पर भरोसा करना चाहिए, बात करने के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। इम्तियाज़ आलम सीनियर जर्नलिस्ट है, पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ रही हैं, साफमा के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं। हमारे साथ विनोद शर्मा जुड़ रहे हैं, जो कि फाउंडिंग मेंबर हैं साफमा के, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ स्मृति पटनायक जी जुड़ेंगी, जो कि रिसर्च फेलो हैं आईडीएसए में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। इन तमाम मुद्दों के साथ, इन तमाम आंकड़ों के साथ मैं शुरुआत करना चाहता हूं विनोद शर्मा जी आपसे। हमने इतिहास देखा है बीते 75 सालों का, और एक ग्लिम्स दिखाने की हमने कोशिश भी की इस छोटी सी रिपोर्ट के जरिए। आज नवाज शरीफ बातचीत की बात कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलना चाहते, मुलाकात की बात कह रहे हैं। क्या ये वक्त आ गया है दोस्ती करने का, बातचीत करने का? आपको क्या लगता है विनोद जी? देखिए, ये फैसला तो सरकारें लेंगी। उनके पास जो इन्फॉर्मेशन होती है उतनी इन्फॉर्मेशन हम लोगों के पास नहीं होती है। लेकिन आपने बार बार ये सवाल उठाया, क्या पाकिस्तान को भारत को ट्रस्ट करना चाहिए? देखिए, रोनाल्ड रेगन का एक बड़ा ही फेमस कोट है, ट्रस्ट बट वेरीफाई। डिप्लोमेसी में ट्रस्ट तो करना जरूरी है, लेकिन जहां पर रिश्ते जो हैं वो टेंशन भरे होते हैं, पिछले जो हिस्ट्री होती है उन रिश्तों की वो ट्रस्ट करने लायक नहीं होती है, तो उसमें फिर ट्रस्ट बट वेरीफाई करना पड़ता है। मैं ये मानता हूं कि नवाज शरीफ उन लोगों में से एक हैं, जो पाकिस्तान के उन नेताओं में से एक हैं जिन्होंने अटल जी के साथ इंटरेक्ट किया और जिन्होंने मोदी जी से भी इंटरेक्ट किया। 2015 में अगर आपको याद हो, जब मोदी जी गए क्रिसमस डे पे पाकिस्तान, जब उसका जन्मदिन पड़ता है मियां साहब का, और उनके यहाँ एक शादी भी थी, तो माननीय प्रधानमंत्री वहां गए और माननीय प्रधानमंत्री ने बड़ा एक कैलकुलेटेड रिस्क लिया, एक बोल्ड स्टेप लिया। उतना ही मैं समझता हूँ बोल्ड था जितना कि अटल बिहारी वाजपेयी की लाहौर यात्रा थी। बदकिस्मती से जो लाहौर यात्रा का अंजाम हुआ वही प्रधानमंत्री के 2015 की विजिट का अंजाम हुआ। लेकिन इन दोनों कारणों, ये कारण, उसका कारण नवाज शरीफ नहीं थे। जो 2015 में हुआ उसका कारण नवाज शरीफ नहीं थे, और ना लाहौर यात्रा के बाद जो कारगिल हुआ या कांधार हुआ उसके भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नवाज शरीफ पे नहीं आती। कारण कि उस वक्त जो उनके फौज के सेनापति थे जनरल परवेज मुशर्रफ, वो परस्पर उनको अंडरकट कर रहे थे। एज अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उनको अंडरकट किया जा रहा था। आज अपेक्षा की जाती है कि क्योंकि वहां की फौज को भी शायद इस बात का इल्म हो गया है कि भारत से दोस्ती करके ही निजात पाएंगे, जो उनकी इंटरनल डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, खासकर जो उनकी इकोनॉमी को चैलेंज फेस कर रही है, जो उनकी इकोनॉमी जी। तो ट्रस्ट बट वेरीफाई। और मैं समझता हूं भारत को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ठोक बजाकर देखना चाहिए कि क्या ये ओवरचर जो है, ये आउटरीच जो है, वो ईमानदार है। मैं भी वही, इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि नई दिल्ली बहुत ही सोच समझकर रिएक्ट करना चाहेगा इस ऑफर पर। इम्तियाज़ आलम साहब, 75 साल का इतिहास हमने देखा, लास्ट 75 ईयर्स में क्या कुछ हुआ इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। क्यों आज नवाज शरीफ साहब की बातचीत के ऑफर पर इंडिया को भरोसा करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए? आपको क्या लगता है? जो आपने इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया है,
उसके पेश नज़र तो आपको इनकार कर देना चाहिए, बिल्कुल धुतकार देना चाहिए नवाज शरीफ के इन जज्बात। और भारत, जैसे कि आपने बयान किया है, 15 मिनट तक तकरीर की है आपने, को बिल्कुल पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और पाकिस्तान में भी यही सूरत है कि भारत पे कैसे ट्रस्ट करें। तो इस बीच हम जैसे विनोद शर्मा जैसे और इम्तियाज आलम जैसे लोग फंस जाते हैं जो रियासतों के ब्रीफ पे नहीं चलते। देखिए, ये जो तसव्वुर अब हिंदुस्तान में आ रहा है कि पाकिस्तान कहाँ है, ये कहाँ होता है, भारत को तो मालूम नहीं है। असल तो हमारा मुद्दा चीन से है। चलिए, अब पाकिस्तान इतना गैर अहम हो गया आपके के जो स्ट्रेटेजी में, तो फिर ठीक है। तो पाकिस्तान के साथ इतना ज्यादा आपको ये जो गुस्से का आपने इजहार किया, इनको में जरूरत नहीं है। एक गरीब सा पसमानदा बुरी हालत का शिकार मुल्क है। दूसरी बात ये है कि भाई, ये जो आप कह रहे हैं ना कि पाकिस्तान के पास रास्ते खुल गए। पहले भी पाकिस्तान अमेरिका की गोद में चला गया था, आप सोवियत यूनियन के साथ चले गए थे, अब पाकिस्तान चीन के साथ चला गया, रूस के साथ भी जा रहा है, और एससीओ ने पाकिस्तान के नए रास्ते खोल दिए हैं। और भारत ने अपना इंडो पैसिफिक का रास्ता लिया है क्वाड के जरिए, और चाइना और पाकिस्तान और रशिया यूरेशिया की यूनियन की तरफ जा रहे हैं या उस तरफ जाना चाहते हैं। और हम ये भूल जाते हैं कि ये एससीओ जो है, ये सेंट्रल एशिया और सार्क को इकट्ठा करता है। और अब क्योंकि सार्क के मुल्कों ने भी अप्लाई कर दिया जी, वो है बतौर ऑब्जर्वर के या एक फ्रेंडली एसोसिएट मेंबर्स की के हैसियत में। तो मैं समझता हूँ कि अगर कोई अच्छी आवाज आए तो उसकी हमें हिम्मत अफजाई करनी चाहिए। भारत में भी ऐसी आवाजें आनी चाहिए। नफरत की जो भाषा है, उससे न हिंदुस्तान के गरीब आदमी की गुर्बत दूर होती है, न पाकिस्तान के गरीब आदमी का कोई पेट भरता है। अब देखिए इम्तियाज साहब, कनेक्टिविटी का इशू है आपकी फीड, उसके जो वेवलेंथ यहाँ से आ रही है उसमें बार बार आपकी पिक्चर हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं। आवाज़ तो ठीक है, मैं रिकनेक्ट करने को बोलता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से आप मुझे सुन पा रहे हैं और मैं आपको सुन पा रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ मैंने कहा आपने उस पर रिएक्ट किया और मैं आपको सुन पाया। और दो तीन चीज़ें मैंने जो कहा सब फैक्चुअल है। अगर आपको लगे मैंने मन से कुछ कहा है तो आप मुझे रिवर्ट कर सकते हैं। जो मैंने इतिहास दिखाया, आंकड़े दिखाए, नंबर दिखाए, वो संबंधों को बिगाड़ने के लिए नहीं था सर। विनोद जी ने आपने जिनको तस्दीक की, उन्हीं विनोद जी ने कहा कि ठोक बजाकर देखना चाहिए, सरकारें तय करेंगी। जो आपके अच्छे मित्र हैं, साफमा में हम भी आपके न्योते पर पाकिस्तान आ चुके हैं और मैं भी जा चुका हूं ढाका साफमा में। तो ये दोस्ती जो आप निभा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि इसको हमको कॉशियस रहने की जरूरत है। हम बातचीत के पक्ष में हैं, तभी जयशंकर साहब वहां गए। ऑफिशियल स्टैंड है भारत का, ये ऐसा नहीं कि हम किसी नाराजगी की बात कर रहे हैं। मैं रिकनेक्ट करके दोबारा लौटता हूं आपके पास इम्तियाज भाई। मेहर मेरे साथ जुड़ गई हैं, मेहर भी हैं, स्मृति जी भी हैं। मेहर, आज जो कुछ भारत और पाकिस्तान के बीच प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसकी वजह इमरान खान है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। पहली इस पे कमेंट चाहूँगा, और दूसरा इस पे, नवाज शरीफ साहब भारत के साथ शेक हैंड करना चाहते हैं, बातचीत के रास्ते पर लौटना चाहते हैं। क्यों, क्या लगता है आपको? सॉरी, हाय सुमीत, पहले तो मैं अपना शिकवा रजिस्टर करवा लूँ। आपने 20 मिनट अगर मोनोलॉग करना था, पाकिस्तान बैशिंग करनी, तो वैसे ही कर लेते हैं, हमें बुलाए बगैर। मैं वही बात आपके साथ बोलूंगा मेहर, मैं कहाँ पाकिस्तान बैशिंग कर रहा था, सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपका शो है। मैं तो एक दफा चली गई, मैंने कहा मुझे ये कोई नहीं है, आपने जो बातें की वो रेलेवेंट नहीं है ना इस डिस्कशन के साथ। हम क्यों रेलेवेंट नहीं है? हमें तो खाबों में, सॉरी मेहर, मैं आपको काउंटर कर रहा हूँ, बट क्यों रेलेवेंट नहीं है? काउंटर ना करें प्लीज, आपने पहले इतना टाइम ले लिया, मैं बोल लेने दे बेचारे मेहमानों को। भाई तुम पाकिस्तान नहीं, और इंडियंस को इतनी आदत है, हम खुद ही बोलते रहते हैं, दूसरे की सुनते ही नहीं है। मसला ये है कि जरूर बात करें, बट ये टॉपिक नहीं है ना आज इस वक्त। हमें तो ये खुदा ना खास्ता ये जो आपने शक्लें दिखाई हैं, हम तो ना इनको ये रेलेवेंट है, ना हमें पसंद है, ना हम चाहते हैं हमारे मुल्क में हो, ना ये हमारी पहचान है। हमारे लिए तो ये बहुत शर्मिंदगी और बहुत अफसोस और बड़े बड़े दुख के बायस हैं ये लोग। आपने जिन लोगों का अपने NRIs की तस्वीरें दिखाई, हम तो उनको देख के खुश होते हैं। वी जस्ट फील वेरी हैप्पी कि सब इंडियंस हैं, साउथ एशियंस हैं, एंड दे आर डूइंग सो वेल, वी आर वेरी हैप्पी फॉर देम। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ प्रियंका चोपड़ा फॉर इंस्टेंस के, शी इज डूइंग सो वेल ऑल ओवर। सो कमिंग बैक टू द थिंग इज के
इमरान खान ने हालात क्यों खराब करने हैं, क्योंकि इमरान खान मेरी जिंदगी में आई मीन माई 50s और में जो मैंने देखा है आज तक, आई थिंक इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिसने अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में भी इंडियंस को बुलाया था। उनके इंडियन फ्रेंड्स वर इनवाइटेड, जिनमें से एक आए, शायद सिद्धू साहब सिर्फ आए। उसके बाद करतारपुर वाला हुआ, इमरान खान ने उसके बाद वो कुलबा, आई थिंक कुलभूषण नहीं, सॉरी आई एम सॉरी, क्या आपके पायलट का नाम था, वेरी बैड विद नेम्स, अभिनंदन का जो नाम, उनको फौरी तौर पे वापस भिजवाया। इमरान खान ने तो कॉन्स्टेंटली अपनी पहली स्पीच में प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले कहा कि इंडिया एक कदम उठाएगा तो हम 4 कदम उठाने के लिए तैयार हैं, और वाइस वर्सा के। उनका तो कभी भी उनके बारे में लोग जितनी भी बातें करें, वो अच्छे प्राइम मिनिस्टर थे, बुरे प्राइम मिनिस्टर थे, वो क्या बातें करते हैं क्या, he has always been for peace in Afghanistan, in Pakistan, between Pakistan and India। वो तो किसी किस्म की वॉर, किसी किस्म की कॉन्फ्लिक्ट के खिलाफ है। इट्स ऑन रिकॉर्ड, एवरीबडी नोज दैट। आपके हाई कमिश्नर साहब, जो फॉर्मर हाई कमिश्नर साहब बैठे हुए हैं, वो भी इस बात को वेरीफाई कर सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो कहा है वो हर प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के वर्ड्स हैं, वो हर पीसफुल पाकिस्तानी के अल्फाज हैं। उन्होंने इस वक्त उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में इंटरनल टर्मोइल इस वक्त ना है दैट नोबडी रियली पेड अटेंशन टू व्हाट नवाज शरीफ वाज सेइंग कि उन्होंने क्या कहा, क्योंकि बाकी चीजें इतनी बड़ी बड़ी हैं कि लोगों ने उनकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। बट अगर कोई सुनेगा तो नोबडी इज गोइंग टू से, किसी ने नहीं कहा कि ये क्यों आए, इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर क्यों आए, और ऐसा क्यों हुआ, नहीं आना चाहिए था। एवरीबडी वुड बी हैप्पी, पाकिस्तान में हर इंसान पीस चाहते हैं। बट एज आई सेड, पाकिस्तान के अपने हालात, अंदर के सियासी हालात इतने ज्यादा इस वक्त खराब हैं कि नवाज शरीफ साहब ने क्या कहा और क्यों कहा, ऑनेस्टली आई कांट कमेंट ऑन दैट। बट आप उस पर तो कमेंट कर ही सकती हैं कि जो रिलेशनशिप खराब हुई उसकी वजह इमरान खान की सरकार थी, उनकी गवर्नमेंट थी, ये भी कहा नवाज साहब ने। हाँ, मैं वही तो सारा उस पर ही तो सिर्फ मैं बोली हूँ कि आप खुद देखें, इमरान खान ने तो पहली प्राइम मिनिस्टर बनने से पहले, उसके बाद कॉन्स्टेंटली, उसके बाद इतना पाकिस्तान में लोग बोले, आज के दिन तक लोग कमेंट करें कि क्या जरूरत थी पायलट को 2 दिन में वापस भेज देने की, या जो कुछ उससे शुरू। इमरान खान ने कॉन्स्टेंटली वो की है पीस की बात और आगे बढ़ने की बात की है। अगर कई दफा किसी डोमेस्टिक सेटिंग में उन्होंने कोई ऐसे अल्फाज बोले हो, कोई ऐसी चीज बोली हो, वो आपके मुल्क में भी आपके वजीर आजम भी सर्टन ऐसी बातें करते होंगे जो सिर्फ डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए होते हैं। कुछ चीजें को कोई हार्श वर्ड्स कोई बोल दे। इमरान खान की पॉलिटिक्स को मैंने जितनी क्लोजली ऑब्जर्व किया है, उनका ही वाज 100% बिहाइंड द आइडिया ऑफ हैविंग अ पीसफुल गुड रिलेशनशिप। तो बात की बात है कि पीसफुल रिलेशनशिप है पाकिस्तान इंडिया, क्योंकि आपका और हमारा मुल्क में, इसलिए आपकी वो जो बातें उनसे वो जो आप शुरू में कंपैरिजन करे तो बनते ही नहीं। आपका और चाइना का एक दूसरे के साथ कंपैरिजन बनता है। हम तो साइज में और रिसोर्सेज में आपसे इतने छोटे हैं, आप 1.5 करोड़ हैं, हम 25 करोड़ हैं, तो साइज में आप इतने बड़े हैं, हमारा मुल्क बहुत छोटा है, तो हमारा आपका कंपैरिजन ही नहीं बनता ना। तो वो जो आप बात कर रहे थे उसको कि आपका और चाइना का होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम चाइना के साथ जब मौका मिलेगा तो उनके साथ भी बात करेंगे, लेकिन आज तो पाकिस्तान की तरफ से बातचीत का ऑफर आ रहा है और पाकिस्तान के सुप्रीम लीडर इस वक्त जो हैं नवाज शरीफ साहब, वो बातचीत करना चाह रहे हैं। स्मृति जी, बहुत ही सेंसिटिव मामला है ये, और मैं इस तरह के डिबेट में नहीं जाना चाहता हूँ कि एक दूसरे पर एलिगेशन लगाएं और शोर शराबा करें। बट क्या हमने 75 सालों के इतिहास में देखा, जब ये फैक्ट नहीं है क्या, जो बात पाकिस्तानियों को बुरी लगी, मेरे दोस्तों को, चाहे मेहर हो चाहे इम्तियाज़ भाई हों, कि हम अतीत में क्यों देख रहे हैं, पर क्या मैं अतीत में ना देखूं क्योंकि मुझे अपना फ्यूचर सिक्योर करना है? मैं हैंडशेक कर लूं, मैं मिल लूं और फिर कोई करगिल हो जाए, फिर कोई पार्लियामेंट पर अटैक हो जाए? आपका क्या व्यू है इस पर? डेफिनेटली पास्ट एक है जो रेलिवेंट है, जैसे विनोद शर्मा जी ने बताया कि have the relationship but also verify, trust and verify, क्योंकि जो ट्रस्ट डेफिसिट रही है दोनों देश के बीच में, स्पेशली आप कारगिल का बात किए, मुंबई अटैक का भी बात किए, तो ऑब्वियसली इतना ट्रस्ट डेफिसिट के बाद जब आप हाथ बढ़ाएंगे तो 2-4 सवाल डेफिनेटली डोमेस्टिक कॉन्टेक्स्ट में उठेंगे कि हम जो हाथ बढ़ा रहे हैं इसका कोई रेस्पेक्ट होगा, या हम पिछले जितना बार भी अपने हिस्ट्री बताए, पिछले जितना बार हम देखें, शायद
उसी टाइप का तो फ्यूचर नहीं होगा। तो इसीलिए कॉशियसनेस सब समय रहेगा, क्योंकि हम देखे हैं कि पिछले जितना 75 साल में जब कभी बातचीत का बात हुई है, तब डेफिनेटली कुछ ना कुछ होता है जो कि रिलेशनशिप 1 स्टेप फॉरवर्ड एंड 2 स्टेप्स बैकवर्ड। तो 2 स्टेप आप अगर बैकवर्ड जाएंगे तो धीरे धीरे देखेंगे आपका एक कदम लेते हैं तो 2 कदम पीछे जाने से तो रिलेशनशिप तो फॉरवर्ड नहीं जाती है, हम अटक जाते हैं। जहां जहां पे है वहीं पे अटक जाते हैं। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट के वजह से कोई भी डिसीजन सरकार लेगी तो ऑब्वियसली 2-3 बार उसको सोचना पड़ेगा। एक आप क्विक जैसे कमेंट आप चाहता हूं मोदी मैं का बात विनोद जी से कीजिए। और मेहर से। एक ही क्वेश्चन है मेरे जी। पास। मेहर, और पहले आपसे शुरुआत करता हूं। ये स्मृति जी की बातों को सुनकर लगता है, क्या आपको नहीं लगता कि ट्रस्ट को बिल्डअप करने के लिए, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के तौर पर, जो इंडिया में मोस्ट वांटेड लोग हैं, टेररिस्ट हैं, उन पर कम से कम अपने मुल्क में आप कार्रवाई करिए? हाफिज सईद जैसे लोग, सलाउद्दीन जैसे लोग, दाऊद जैसे लोग। मेहर? जी बिल्कुल, आई कम्प्लीटली एग्री। ट्रस्ट डेफिसिट दोनों साइड्स पे आप लोगों को ज़्यादा शिकवे शिकायतें, बट आपको पता है कि पाकिस्तान कॉन्स्टेंटली ये आपके ऊपर, आपके साथ लाइक ऑफिशियल बेसिस पे लेवल पे भी बात करता करता रहा है, और आगे भी होती रहेगी कि बलूचिस्तान में जो कुछ होता है, जो टेररिज्म होती है, वो सारा सारा इंडिया उसको स्पॉन्सर करता है। तो आई आई डू बिलीव, जो आप ये बात करें जिन टेररिस्ट की, मुझे तो ऑनेस्टली द लास्ट आई न्यू, वो जो हाफिज सईद, ही वाज इन जेल, और ये बाकियों को ऑनेस्टली मुझे तो ये पता भी नहीं है कि ये हैं कहाँ पे, क्योंकि पाकिस्तान में किसी लेवल पे, किसी जगह पे, किसी ऑफिशियल अनऑफिशियल जगह पे मैंने तो आज तक कभी इनका कोई जिक्र ठीक है। सुना ही नहीं। इसका मतलब है कि ये लोग इनकी एक्टिविटीज को, इनके 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 ऑर्गेनाइजेशंस को, आपके मुल्क में मेहर, उन्होंने मेहर, इनको मेहर सॉरी, नहीं किया पर होगा। प्रॉब्लम यही है कि इनकी सारी एक्टिविटीज पाकिस्तान में नहीं होती हैं, वो पाकिस्तान के बाहर होती हैं, इंडिया में सब होती कुछ, हैं। हर अगर आपको चीज, कैसे पता everything has लगेगा? been frozen। ये बाहर निकल के कोई शॉपिंग इतना करने तो थोड़ी इतना जाते मुझे हैं। पता है, इतना मुझे पता है, बिकॉज आई हैव रिटन अ लॉट अबाउट टेररिज्म इन पाकिस्तान। पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है उस टेररिज्म का। जी। मैंने बहुत सालों से उसके बारे में लिखा है। आई बिलीव कि ऑल दीज पीपल आर आइदर इन जेल, और हमें शायद उसका ठीक है पता, और विनोद जी, ऑर्गेनाइजेशन आई गायब वुड हो लाइक टू गई। कंक्लूड विद योर मार्क्स। आपके क्या आपको लगता है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तौर पर पाकिस्तान कुछ इनिशिएटिव ले सकता है, सो दैट एक बातचीत की ज़मीन तैयार हो सके, मिलने मुलाकात की एक ज़मीन तैयार हो सके? सुमित, हमारे रिश्ते इतने खराब रहे हैं, इतने कटीले रहे हैं कि जब बात के बारे में बातचीत होती कि बात करनी चाहिए तो बातचीत कर लेते हैं, तो उसको भी एक फॉरवर्ड मूवमेंट माना जाता था एक टाइम पे। मैं समझता हूं कि बड़ी अच्छी पेशरफ्त हुई है कि जयशंकर जी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के लिए पाकिस्तान गए। ये अच्छी शुरुआत है, और इस पे जिंजरली, कॉशियसली हमको बिल्ड करना चाहिए, क्योंकि जी। सुमित, जब तक किसी पीस एफर्ट के पीछे आवाम का, लोगों का सेंटीमेंट ना जुड़ा हो, उस सेंटीमेंट को जोड़ना बड़ा जरूरी है। और जब वो सेंटीमेंट जुड़ जाएगा पीस एफर्ट से, तो फिर पीस एफर्ट सक्सीड करती है। जी। और अगर आवाम के लेवल पर वो सेंटीमेंट नहीं जुड़ रहा है, तो फिर कोई भी पीस एफर्ट फेल कर जाएगी। राइट। इसी नोट पर आप तीनों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा। मेहर, स्पेशली फॉर यू, आप पाकिस्तान से आई, वक्त निकाला और आपने पेशेंस दिखाया अपने कमेंट्स को कहने के लिए। स्मृति सिर्फ जी, आपका भी आपके लिए, शुक्रिया। सिर्फ विनोद जी, आपका आपके भी लिए, शुक्रिया। क्योंकि आपका शो था, जाके वापस आ गई मैं। थैंक यू क्योंकि सो मच आपका मेहर, रियली अप्रिशिएट दिस। थैंक यू सो मच। No, thank you लेकिन so much for the civilized conversation. Your guests are wonderful. Thank you so much. थैंक यू सो मच। Good. इसी मुद्दे पर आगे बात करते हैं। हमारे साथ इस वक्त जो जुड़ रहे हैं वो पाकिस्तान में भारत के पूर्व उच्चायुक्त रह चुके शरद सबरवाल साहब हैं। शरद जी, शुक्रिया, धन्यवाद एनडीटीवी से बात करने के लिए। आप अकेले बात करना चाहते थे 1 to 1। सवाल यही है कि क्या जो कि ऑफर आया है नवाज शरीफ साहब के साथ, वो के पास से कि बातचीत करना चाहते हैं, क्या ये समय आ गया है कि दोनों देशों के मुल्क, दोनों संबंधों सामान्य होने चाहिए? आपकी क्या राय है? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि समय आ गया भारत पाकिस्तान संबंध सामान्य करने का, क्योंकि बहुत सी अड़चने हैं। सबसे बड़ी अड़चने तो पाकिस्तान की तरफ से हैं। जब हमने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा ख़त्म किया 2019 में, तो उन्होंने बहुत से ऐसे स्टेप्स लिए, बहुत से ऐसे कदम उठाए
जो कि बिल्कुल शॉर्ट साइटेड थे और अभी तक चले जा रहे हैं। जैसे हाई कमिश्नर से उन्होंने रिलेशनशिप डाउनग्रेड कर दिया या ट्रेड बंद कर दिया, या फिर ये कहना शुरू कर दिया कि इंडिया जो है वो जो हमने स्टेप लिया था 5 अगस्त 2019 को, उसको खत्म करे तभी हम बातचीत करेंगे। तो ये सब इमरान खान ने किया था। अब एक वहाँ राजनीतिक स्थिति ऐसी बनी हुई है कि उन चीजों से वो जो कदम उठा चुके उनको वापस लाना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं। फिर आपने देखा कि अभी उनकी तरफ से रेटोरिक, यानी भारत के खिलाफ जो बातें कही जाती हैं वो भी बहुत चरम सीमा पे रहा है। उनके प्रधानमंत्री अभी यूएन जनरल असेंबली गए तो उन्होंने बहुत ऐसी बातें कही भारत के बारे में जो नहीं कहनी चाहिए थी। तो इन चीजों के बने हुए उनकी तरफ से कुछ कदम जब तक नहीं उठाए जाते, सामान्य तो बहुत दूर की बात है, सामान्य रिश्तों करने के लिए तो बहुत कुछ करना पड़ेगा। वो तो अभी हम सोच नहीं सकते, लेकिन ये कि कुछ कदम ऐसे उठाए जा सकते हैं जिससे कि थोड़ा रिश्ते जो उसमें तलखी बनी हुई है वो थोड़ी और कम हो। राइट। और मैं समझता हूँ वो है कि हाई कमिश्नर लेवल पे रिलेशनशिप हो जाए या पाकिस्तान ट्रेड दोबारा से शुरू करे, इस किस्म की चीजें हो सकती हैं। पर उसके लिए भी पाकिस्तान से एक कदम उठाना बड़ा जरूरी होगा। जी सरोज साहब, नवाज शरीफ साहब ने कहा कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलना चाहते हैं। आपके हिसाब से वो ऐसा क्यों चाह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान उन्होंने बहुत जनरल किस्म की बात की है। देखिए 75 साल से और 77 ईयर्स हम कुछ नहीं कर पाए और क्या आगे के भी 77 साल ऐसे गंवा देंगे, इस किस्म की चीजें। पाकिस्तान से हमेशा ऐसा कहा गया कि देखिए रिश्ते सामान्य करने की जरूरत है, दोनों देशों के लोगों के हित में है, ऐसा तो बड़ी दफा कहा गया है। लेकिन जब बातचीत पे आता है तो वही कश्मीर की रट लग जाती है या टेररिज्म की बात होती है। तो मैं कहता चलूं ये भी कि मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा कि जब भी कश्मीर पे कोई सीरियस बात हुई तो पाकिस्तान ने ऐसा साहस नहीं दिखाया कि उसको लेके कंस्ट्रक्टिव यानी दिशा में एक उसको आगे लेके जाए। जहाँ तक नवाज शरीफ का सवाल है, मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के एक ही ऐसे पॉलिटिशियन हैं, मेजर पॉलिटिशियन, जिन्होंने बार बार पब्लिक में कहा है कि इंडिया के साथ रिश्ते सुधारने, पब्लिक में ही नहीं बल्कि उन्होंने इलेक्शन कैंपेन्स के दौरान भी कहा। जी। मैं जब चलने वाला था, वो प्रधानमंत्री बने थे 2013 में, 3 हफ्ते बाद मैं तो भारत आ गया था, रिटायर होने वाला था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, मुझे बहुत से साथियों ने आके कहा कि इलेक्शन कैंपेन में ऐसा मत कहो, इससे कुछ वोट जा सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा कहा और मुझे लगता है कि उसकी वजह से कोई वोट आई गई नहीं। तो उन्होंने इस किस्म का साहस दिखाया बार बार, चाहे वाजपेयी जी के साथ हो या प्रधानमंत्री तत्कालीन मनमोहन सिंह जी के साथ हो या प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हो। लेकिन उनकी फौज ने उसको सिरे नहीं चढ़ने दिया। अब देखिए, वो प्रधानमंत्री तो नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि वो बनना नहीं चाहेंगे, लेकिन इसलिए कि फौज उनके भाई शहबाज शरीफ को ज्यादा प्रेफर करती है। अब एक सरकार है जो फौज के इशारों पे चल रही है, जैसे नवाज शरीफ होते तो ऐसा नहीं हो सकता था। तो कहाँ तक कुछ चल सकता है मामला, ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि उनकी तरफ से अगर कहा जा रहा है, अब प्रधानमंत्री से मुलाकात तो बहुत बड़ी बात है। देखिए, प्रधानमंत्री से वो मिलें, उसके बाद कुछ नहीं हो तो वो तो बात नहीं बनती। लेकिन कह रहे हैं तो मैं समझता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ऐसा शायद भारत सरकार भी करे जी। कि किसी जरिए से हमारे रिप्रेजेंटेटिव इस्लामाबाद में भी हैं, उनसे पता करे कि भाई क्या विशेष क्या बात उनके मन में है। अब जनरल किस्म से कहने वाली बातें तो बहुत हो चुकी। जी। कुछ विशेष हो, कुछ ऐसा लगता हो कि सीरियस प्रपोजल है,
तो मैं समझता हूँ कि फिर आगे कुछ भी कदम उठाए जा सकते बिल्कुल नवाज शरीफ साहब ने भारत के साथ दोस्ती की बात हमेशा की है। बेनज़ीर भुट्टो भी अपने वक्त पे कहती रही, इमरान खान ने भी शुरू में की थी, इनफैक्ट स्वेरिंग इन में बुलाया भी था अपने पॉलिटिशियंस को। लेकिन मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब जब भारत ने भरोसा किया है सबरवाल साहब पाकिस्तान पे, कभी करगिल हो गया, कभी मुंबई हो गया, कभी पार्लियामेंट अटैक हो गया, क्या भरोसा कर सकते हैं पाकिस्तान पर? वहाँ की फौज तो आज भी है। ये भरोसा करने की बात नहीं है। अगर कोई बातचीत चलती है तो अंग्रेजी में कहते हैं ट्रस्ट बट वेरीफाई, यानी उसको देख के चलिए। ये कि जो दूसरी तरफ है वो अपना जो उन्होंने वायदे किए हैं उसको निभा रही है या नहीं निभा रही। तो एक स्थिति वहाँ ऐसी है। पाकिस्तान एक डिसफंक्शनल स्टेट है। देखिए, एक सिविलियन गवर्नमेंट है, उसके पीछे एक आर्मी है। आर्मी का ऐसा इंटरेस्ट भी है कि भारत के साथ कुछ लो लेवल की तलखी चलती रहे। वो ये नहीं चाहते कि बहुत बड़ी बात बढ़ जाए, वो उनके लिए भी मुश्किल होगी, लेकिन लो लेवल की तलखी चलती रहे। उसके बने हुए वो लोगों से पाकिस्तान में कह सकते हैं कि हम ही आपको बचा सकते हैं। तो उनकी एक स्थिति बनी हुई है पाकिस्तान में। तो इन चीज़ों के चलते कोई ये आसान काम नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि देखिए, अब पाकिस्तान बहुत साल तक हमारा एक प्राइमरी थ्रेट उसको हमें समझते थे कि मेन थ्रेट उधर से आ रहा है। अब वो बदल गया है। अब हमारा ध्यान ज़्यादा चीन की तरफ है, जो उस तरफ से थ्रेट है। तो उसके चलते ये है कि जितना कम से कम वेस्टर्न बॉर्डर पाकिस्तान के साथ है वो थोड़ा ठंडा रहे, वो हमारे हित में भी है। और दूसरा ये कि अब जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए और लोगों ने बहुत बड़ा एंडोर्समेंट किया है लोकतांत्रिक प्रोसेस का, भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। तो अब एक नया रास्ता वहां खुल सकता है। तो उसमें पाकिस्तान आके कुछ फिर से वही डिसरप्टिव चीजें करने लगे, वो भी डिजायरेबल नहीं है। तो कुछ ऐसे हमारी तरफ से है कि इसको थोड़ा, जो अभी तक स्थिति राइट। बनी रही है बहुत टेंस, इसमें थोड़ी टेंशन घटाई जा सके तो वो ठीक रहेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तरफ तो एक और भी बड़ा इंटरेस्ट है उनका। उनकी यानी जो कंपल्शंस हैं हमसे बहुत बड़ी हैं। उनके इंटरनल सिचुएशन देखिए, इकोनॉमी देखिए, टेररिज्म देखिए, वेस्टर्न बॉर्डर देखिए, तालिबान जो उन्होंने खुद बिठाए अफगानिस्तान में, उधर से बड़ी मुश्किल आ रही है उनको। टीटीपी उन पे हमले कर रहा है उधर से। तो इसके देखते पाकिस्तान के भी हित में हमसे भी ज्यादा है कि जो इतनी देर से टेंशन बनी हुई है उसको थोड़ा कम किया जाए। राइट। तो उसमें कुछ स्टेप उठाए जा सकें तो मैं समझता हूँ कि जरूर करना चाहिए। जी। बहुत बिल्कुल सामान्य रिलेशनशिप बनाना, जैसे मैंने पहले भी कहा, वो अभी मैं जी। समझता हूँ कि वो इमीडिएट की बात नहीं है। जी। एक एक आखिरी इशू को और आपके साथ रेस करना चाहता हूं शरद सर, और वो ये कि पाकिस्तान की माली हालत क्या है हमको पता है। भारत को देखें तो भारत कहाँ खड़ा है इकोनॉमिकली। आप दुनिया की टॉप मोस्ट इकोनॉमी में आने वाले हैं, जैसा कि आपके प्लान चल रहा है। इस सिचुएशन में एक पाकिस्तान की इमेज है कि वहाँ टेररिस्ट पलते हैं, वो गरीब देश है, वहाँ पे मुफलिसी है। क्या भारत के साथ संबंध सुधारने की बात कह के नवाज शरीफ साहब, जो पाकिस्तान की एक इमेज है प्रो टेररिज्म, प्रो आतंकी जिसको कहना चाहिए, उसको बदलने की कवायद के तौर पर देखना चाहिए? देखिए, दो चीजें होती हैं। एक तो पाकिस्तान जब कहता है, मैं थोड़ा नवाज शरीफ को अलग से करके देखता हूं, क्योंकि जो मैंने आपको पहले बताया कि उन्होंने कम से कम कोशिश की, नाकाम रहे वो बात अलग है, लेकिन कोशिश की बार बार। पाकिस्तान की तरफ से एक तो अपना इमेज बनाए रखने के लिए इस किस्म की बात होती रहती है कि देखिए, हम तो बातचीत करने को तैयार हैं, अब भारत आए तो बातचीत हो जाए। लेकिन मैंने आपको अड़चनें बताई, पहले वो थोड़ा सा उठाएं तो मामला कुछ शायद आगे बढ़ जाए। तो एक तो इमेज बनाने की बात होती है। दूसरा, मैं जी। समझता हूँ कि जो भी ठीक सोच रखते हैं पाकिस्तान में, वो अब देखते हैं कि स्थिति क्या बन गई। भारत की अर्थव्यवस्था जो है, अर्थ इकोनॉमी जो है, 10 गुना है पाकिस्तान से। और वो गैप बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के ग्रोथ रेट बड़े लो हैं, हमारे अच्छे ग्रोथ रेट्स हैं। और फिर भारत की साख दुनिया में बढ़ी, पाकिस्तान की साख नीचे गई, क्योंकि टेररिज्म वगैरह की वजह से जो वहां से गया जगह जगह या अपने उनके मुल्क में हो रहा है।
ये देखते हुए फिर उनके अंदरूनी बड़ी मुश्किलातें हैं, टेररिज्म दुनिया भर की इंसिडेंट होती हैं बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा एरिया में। तो इन मुश्किलातों के बने हुए मैं समझता हूँ कि जो लोग ठीक सोच रखते हैं पाकिस्तान में, वो समझते हैं कि इसमें कुछ करना चाहिए, भारत के साथ रिश्तों को कुछ नॉर्मलाइज करना चाहिए, उनके अपने हित में होगा। और मैं ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ उनमें से एक हैं, जो कि कहने की हिम्मत भी उन्होंने बार बार की है। इन चीज़ों के बने हुए कभी कभी वहाँ से प्रपोजल आते हैं। अब देखना ये है कि ये सिर्फ कहने की बात है कि दुनिया में को दिखाया जाए कि हम बातचीत करने को तैयार हैं, भारत नहीं करने को तैयार, या कि कुछ सिंसेरिटी है, या कि वो समझते हैं कि उनके अपने हित में भी है और उनके अपने हित में ये बहुत बड़ी बात होगी अगर भारत के साथ रिश्ते इम्प्रूव किए जा सकें। तो अगर ऐसा समझ होगी तो मैं समझता हूँ कि मामला आगे बढ़ सकता है। वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी दबंग सलमान खान की, जिनके साथ दबंगई कर रहे हैं ये लॉरेंस बिश्नोई। ब्रेक के उस पार। एक बार फिर आपका स्वागत है। मशहूर अभिनेता सलमान खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से उन्हें लगातार धमकियां अभी भी मिल रही हैं। कल रात ही सलमान खान के लिए मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज आया। मैसेज करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का करीबी बताते हुए 5 करोड़ रुपए की मांग भी की। दिन रात ऐसी धमकियां, कभी घर के बाहर उनकी फायरिंग हो जाती है, कभी करीबी जानने वाले की हत्या यानी बाबा सिद्दीकी को मार दिया जाता है, कभी उनके पिता को चिट्ठी छोड़ जाई जाती है। जाहिर है सलमान खान उनके करीबियों के ऊपर परेशानी का साया जरूर होगा। उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंताएं जताई जा रही हैं। हम आपको एक एनिमेशन के जरिए समझाने जा रहे हैं कि आखिरकार सलमान खान की अभी कैसी सुरक्षा व्यवस्था है। सलमान खान के बाद Y+ सुरक्षा है, जहां पे हर वक्त 25 सुरक्षा गार्ड उनके आसपास रहते हैं। दोनों शिफ्टों में 25 सुरक्षा कर्मी तैनात रहते हैं। इनमें से 2-4 NSG कमांडो होते हैं। सुरक्षा दल के साथ 2-3 गाड़ियां रहती हैं। एक बुलेट प्रूफ गाड़ी भी उनके साथ होती है और उनका पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा भी हमेशा सलमान के साथ ही होता है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान के बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट की सुरक्षा भी अब मुंबई पुलिस ने बढ़ा दी है। अभिनेता को किसी भी खतरे से बचाने के लिए इलाके में चारों तरफ भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। CCTV कैमरेज लगे हैं क्योंकि उन्हें पहले भी निशाना बनाने की कोशिश की गई है। बैंड स्टैंड और गैलेक्सी अपार्टमेंट के आसपास सादे कपड़े में 60 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं, जो हर संदिग्ध गतिविधि पर 24 घंटे नजर रखते हैं। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था है सलमान की, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं अपने स्क्रीन पर इस एनिमेशन के जरिए। तो आज अभी मेरे साथ खबरों की खबर में अभी इतना ही। शुभ रात्रि।